चलो भाई, करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखो, अपन ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाले ऑर्गेनल तो पढ़ लिए थे। चलो, अब अपन इसी के अंदर से जो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जो चीजें रही हुई है उसको भी देखेंगे। तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अपन, और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये है, अब जैसे ये एनसीईआरटी की फोटो है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अगर अपन ये बात करें, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता। और दूसरी चीज, इसके अंदर कितनी लेयर्स होती है? दो लेयर्स होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर अपन ये बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर अपन बात करते हैं तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर अपन ये बात करें तो जैसे फोटो के अंदर देखो, इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी एक आउटर मेम्ब्रेन, एक दिखाई दे रही होगी इनर मेम्ब्रेन। और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चैम्बर होता है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर ऐसे कुछ जो आपके अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। एक अपन ने पढ़ा था सिस्टर्न ने किसमें होता है? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या होता है? आपके क्रिस्टी होता है। ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है या फिर बीच में जो चैम्बर दिख रहा है उसको इनर चैम्बर या फिर जो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और बाहर वाला जो चैम्बर हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे? आउटर चैम्बर, या फिर पीएमएस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन उसको? पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। अब जैसे कि अगर अपन बात करें तो इसके पास में डबल मेम्ब्रेन होती है। तो कुल मिलाकर के इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि अपन ये बात करते हैं कि ये सेल के अंदर जो भी फाइनल मॉलिक्यूल होता है, फाइनल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं कि हमारे को एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी के लिए सबसे पहले क्या चीज यूज करेंगे? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कि हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी में, पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड से उसको बनाया जाता है एसिटाइल को एंजाइम में, जहां पे लिंक रिएक्शन चलती है। और उस लिंक रिएक्शन को आगे चलाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और उस क्रेब्स साइकिल से जो अपने पास में एनएडीपीएच या फिर ये जो बनता है उसको अपन क्या करते हैं? ईटीएस के अंदर भेजते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कुल काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कुल काम यह है कि जो भी फाइनल मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, फाइनल जो मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, फाइनल मॉलिक्यूल का क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं फाइनल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है ना, याद रखना है हमको, ये क्या करता है? फाइनल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। और उससे क्या बनाता है? एंड जनरेट एटीपी। इतनी बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के यहां पे होगा क्या? एटीपी का जनरेशन होगा, और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज ध्यान रखना, अभी आगे अपन बात भी करेंगे। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल का क्या करता है? आपके सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसको क्या करता है? आपके फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। फिर हमने ये बात करते हैं इसके अंदर, ये किसके अंदर एब्सेंट होता है? यूकैरियोट या प्रोकैरियोट के अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट रहता है। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, अगर अपन प्रोकैरियोट की बात करें तो क्या उसमें एनर्जी नहीं बनती? बनती तो होगी, तो कहीं ना कहीं तो बनती होगी। तो प्रोकैरियोट की अगर अपन बात करें तो उसमें आगे अपने पास में, अगर मान लो कि एक एग्जांपल की बात करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जैसे कि इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये से सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनवर्ड इनवेजिनेशन होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनवर्ड अंदर की तरफ इनवेजिनेट कर जाती है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इस मीजोजोम की अगर अपन ये बात करें तो मीजोजोम बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है, अपन ये बात कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो ये क्या होता है कि अगर अपन ये बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? एनालॉगस बोलते हैं। ऐसा ऐसे ऑर्गन जिसका क्या हो? फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? अलग हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनालॉगस। तो ये जो होता है एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, लाइसोसोम के एनालॉगस कौन होता है? कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस कौन होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस।
जो अपन ने ये बात करी थी, इसके अंदर पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होता है उसके अंदर, लेकिन इसके मीजोसोम का एनालोगस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस अगर अपन प्रोकैरियोट में बात करें तो मीजोसोम। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर अपन ये बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल बोलते हैं। सेल विद इन सेल का मतलब क्या चीज होता है? जैसे कि अगर मान लो कि ये हमारे पास में एक यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। अब माइटोकॉन्ड्रिया खुद जो होता है, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें, इसका ओरिजिन जो होता है या फिर खुद ये एक तरीके की क्या है? प्रोकैरियोट है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का ओरिजिन जो होता है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल, कि एक सेल के अंदर दूसरी सेल क्या है? प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर अपन ये बात करते हैं कि जो ये अपने पास में इसको सेलुलर बैटरी के नाम से भी जानते हैं। सेलुलर बैटरी का मतलब समझ गए? जैसे मान लो कि अपने फोन की जो बैटरी होती है वो फोन को चार्ज रखती है, वैसे ही सेल को चार्ज रखने के लिए या फिर सेल को चलाने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी? अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ में हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है तो इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट। इसको भी अपन समझेंगे, इसका रीजन भी समझेंगे कि अगर मान लो कि सिर्फ सिंपली ऐसा पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है जो सेमी ऑटोनॉमस होता है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो इसका भी तो याद रख लेना। अभी जब अपन आगे इसके अपन बात करेंगे चैम्बर्स वगैरह की, तो वहां हम समझेंगे कि सेमी ऑटोनॉमस क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोन्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल भी होता है एक तरीके का। तो एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल के साथ साथ में अगर अपन ये बात करें, ठीक है, सबसे बिजी सेल ऑर्गेनल है, मोस्ट बिजीएस्ट या फिर बिजी सेल ऑर्गेनल। अब बिजी सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या है? ये हमेशा काम करेगा। हमेशा काम करने का मतलब इसकी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर इसकी छुट्टी होगी तो अपने कभी मंडे आएगा नहीं, ये चीज अपन ने बात भी करी थी। तो यानी ये हमेशा काम करता है। अब इसके नंबर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नंबर जो होता है इसका क्या करता है? वेरी। और किस पे डिपेंड करता है नंबर? कौन सी सेल कितनी एक्टिविटी कर रही है उसके बेसिस पे क्या होता है? इसका नंबर डिपेंड करता है। तो हम ये बात करते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा भी है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि इसका नंबर वेरी करता है और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। अच्छा ये बताओ, प्लांट में ज्यादा होता है, एनिमल्स के अंदर ज्यादा होता है? एनिमल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर ज्यादा लोकोमोशन या फिर अपन ये बोलते हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसके नंबर की अगर अपन बेसिस पे बात करें तो ये प्लांट में कम होता है, एनिमल के अंदर ज्यादा होता है। अच्छा एनिमल में भी सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर। तो अगर अपन ये बात करें कि मैक्सिमम जो होता है बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं? एक मसल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं? सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इधर क्या होता है? नंबर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। जैसे नंबर सबसे ज्यादा देखा गया, क्यों? क्योंकि बर्ड्स को क्या होता है? कंटिन्यूअसली उड़ना होता है। अब कंटिन्यूअसली उड़ेगा तो कुल मिलाकर के उसको एनर्जी चाहिए, और सस्टेन एनर्जी के लिए उसके पास में क्या होता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके डायमीटर की अगर अपन बात करते हैं, डायमीटर समझ गए होंगे। जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये इसका डायमीटर और ये इसकी लेंथ, ठीक है। डायमीटर कितना होता है इसका? 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर। एवरेज की अगर अपन बात करें, एवरेज कितना हो जाएगा इसका? 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके लेंथ की अगर अपन बात करते हैं, लेंथ कितना हो जाएगा इसका? अगर लेंथ की बात करें तो 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी लेंथ को ध्यान रखना और साथ में डायमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है यहां से लेंथ से भी और डायमीटर से भी, ठीक है भी। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज रहती है। अगर इसके शेप की अपन बात करते हैं, शेप कैसी होती है इसकी? सिलेंड्रिकल होती है। शेप की अगर अपन बात करें तो शेप हमारे को मिलती है सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप। सॉसेज का मतलब क्या हो गया? क्रीम रोल जैसी, अपन ने बात भी करी थी, क्रीम रोल जैसी इसकी क्या होती है? शेप होती है। तो दो तरीके की शेप पाई जाती है, सिलेंड्रिकल होती है और साथ में सॉसेज शेप पाया जाता है। अब इसकी अपन बात करते हैं इसके इंटरनल
स्ट्रक्चर की। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। उससे पहले अपन एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, तो एक सवाल भी पूछा जाता है कि अगर आप मान लो कि इसको सिंपली एक माइक्रोस्कोप से ढूंढोगे तो दिन भर ढूंढो तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको ढूंढने के लिए आपको एक स्टेन की जरूरत पड़ती है। उस स्टेन का नाम क्या होता है, जेनस ग्रीन बी स्टेन। इस स्टेन से क्या होता है, एकदम ये उभर करके आता है, एकदम फुदक करके आता है, सरप्राइज बोलता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर इसकी स्टेन की अगर अपन बात करें तो इसके स्टेन जो होता है उसका नाम ध्यान रखना, जेनस ग्रीन बी स्टेन, ठीक है। ये जो स्टेन होती है तो हम ये बोलते हैं कि विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेनिंग के अगर अपन ये बात करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी बिना स्टेनिंग के माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है ना। तो हम ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नॉट ऑब्जर्व, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बिना स्टेनिंग के माइटोकॉन्ड्रिया अपने को ऑब्जर्व नहीं होता। अब देखो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की जब अपन बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली जो मेम्ब्रेन है, जैसे एक आपको दिखाई दे रही होगी ये आउटर मेम्ब्रेन, और एक आपको दिखाई दे रही होगी ये इनर मेम्ब्रेन। ये वाली जो है अंदर वाली जो है वो है इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाली जो है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके बीच में भी क्या होता है, हमारे पास में स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं आपके आउटर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस स्पेस की अगर अपन बात करते हैं तो इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। इस इनर चैम्बर को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन की खास बात क्या होती है कि इस इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, ठीक है ना। अंदर की तरफ फोल्ड का मतलब ये हो गया, जो इनवर्ड फोल्डिंग जो होती है, जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो इनवर्ड ये फोल्डिंग जो होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इतनी बात समझना कि कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो। कौन कौन सी, इनर और एक आउटर। इनर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चैम्बर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके आउटर चैम्बर। और जो अपने पास में इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एक कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर बना हुआ था उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर, जिसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी। तो ये जो होता है हमारे पास में ये चीज है। अब जैसे कि अगर थोड़ी बहुत चीजें और है इसके अंदर, अगर अपन इसके इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं, जैसे कि एक इसका अपन एक और थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास में ये इसकी आउटर चैम्बर है और ऐसे ये इसके अंदर ये इनर है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर इसको अपन क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको अपन ने क्या बोला, क्रिस्टी बोला। अब क्रिस्टी को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो फोल्डिंग अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये चीज ध्यान रखना, इनवर्ड फोल्ड्स होते हैं। अच्छा, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड बनाने का रीजन क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो इससे होता क्या है, क्रिस्टी क्या करता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज करना है तो अपन क्या करते हैं, इसको मेम्ब्रेन को फोल्ड करते हैं। दूसरी चीज ये इनवर्ड फोल्ड होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स की तरफ होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फोल्डिंग जो होती है, फोल्डिंग टूवर्ड्स मैट्रिक्स। कुछ भी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्ड फोल्डिंग बोलो या फिर जो फोल्डिंग जो आपकी मैट्रिक्स की तरफ बोले, और फोल्डिंग का रीजन क्या है, इसके अंदर आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये चीज रहती है। अब अगर अपन ये बात करें कि जो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, ऐसे पिन हेडेड पार्टिकल्स होते हैं। पिन हेडेड समझते हो क्या होता है,
पिन हेडेड का मतलब होता है कि आपने कभी वो देखा होगा कि ऐसे अपन सेफ्टी पिन मारते हैं, एक तो होती है सेफ्टी पिन जिसके ऊपर से क्या होता है ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे से एक नुकीला स्ट्रक्चर होता है। पिन हेडेड का मतलब होता है जो सेफ्टी पिन जैसा होता है उस तरीके का होता है। तो ऐसे इसके इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, ऐसे पिन हेडेड पार्टिकल्स होते हैं। ये इनको हम बोलते हैं, ये जो पिन हेडेड पार्टिकल्स जो है इनका नाम होता है ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजोम को एक और नाम से भी जान सकते हैं, इसको अपन F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से होता है इसका। क्या क्या नाम होता है इसका, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम के अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल, दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको अपन, आपके एटीपी सिंथेटेज, या फिर F0 और F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये प्रेजेंट कहां पर है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर है, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हर तरफ पे क्या होते हैं, ये आपके ऑक्सीजोम जो पिन हेडेड पार्टिकल है ये आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अपन को कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले अगर अपन ये बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो अपन ये बात करते हैं, ये चीज आप लिख भी लेना। तो अगर अपन ये बात करें तो मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं तो मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर दो है, एक है इसके पास में इनर मेम्ब्रेन और एक है इसके पास में आउटर मेम्ब्रेन। चल, अब देखो जब ये इसका मेम्ब्रेन का एनालिसिस किया गया, तो मेम्ब्रेन का जब इसके अंदर एनालिसिस ये किया गया तो आउटर मेम्ब्रेन पे लिपिड की कंसंट्रेशन हमारे को मिलती है ज्यादा प्रोटीन से, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा मिलता है लिपिड से। तो ये चीज तो अपन ने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी वहां पे भी अपन ने बात करी थी। हमने क्या बोला था कि इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो परसेंटेज है लिपिड का और प्रोटीन का क्या करता है, वेरी करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपके आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, लिपिड ज्यादा होता है, और इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। अब जब अपन आउटर मेम्ब्रेन को देखते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन पे एक तरीके का चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चैनल प्रोटीन का मतलब अपन ने पढ़ चुके थे, एक तरीके की चैनल प्रोटीन होती है जो कि होती है जिसका नाम होता है पोरीन प्रोटीन। ठीक है, पोरीन प्रोटीन कैसे, जैसे कि ये जो है इसकी मेम्ब्रेन है, इसके पास में क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोरीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब पोरीन्स है क्या चीज, पोरीन्स एक तरीके की क्या है, चैनल प्रोटीन जिसमें गैप क्या होता है, वाइड होता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे पोरीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, अब जब पोरेंस यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, पोरेंस यहां पे प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल आसानी से अंदर आ सकते हैं और आसानी से बाहर जा सकते हैं। तो जब कोई मॉलिक्यूल आसानी से अंदर आ जाए और आसानी से बाहर चला जाता है तो उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इनर में से या फिर आउटर में से परमिएबल कौन होगा, जिसमें पास में पोरेंस है वो क्या हो गया, परमिएबल। तो ये जो प्रोटीन्स होती है ये क्या होती है, परमिएबल ज्यादा होती है। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, इसके कंपैरिजन में कम होती है। ये क्वेश्चन आपके 2024 के अंदर पूछ रखा है, ठीक है ना। 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो आपके ज्यादा परमिएबल होती है, और हो सकता है आगे भी आ जाए क्वेश्चन। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन ये अपने पास में जो थे, अपन ये बात कर रहे हैं कि जो आपके पेपर का जो पहले पैटर्न था उसमें क्या होते थे, 15 क्वेश्चन एडिशनल जो क्वेश्चन आते थे उसमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। इतनी बात समझ में आ गई। तो परमिएबल कौन होती है, जिसमें पोरीन्स क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन ये बात करें एंजाइम्स की, अपन बात करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम की अगर अपन ये बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं दोनों मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, एंजाइम जो होते हैं यहां पे भी प्रेजेंट होते हैं और यहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, एंजाइम जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, इनर पे भी होते हैं और आउटर पे भी होते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ क्रिस्टी किस पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे। तो यहां पे क्या होता है, जो क्रिस्टे जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट, और यहां पे क्रिस्टे क्या होता है, एब्सेंट। तो क्रिस्टे प्रेजेंट है और क्रिस्टे एब्सेंट है। ऑक्सीजोम कहां पे प्रेजेंट होगा, इनर पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट और आउटर पे ऑक्सीजोम एब्सेंट। तो यहां पे जो ऑक्सीजोम्स जो होते हैं, ऑक्सीजोम्स
प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ऑक्सीजोम को जब आप देखोगे तो ऑक्सीजोम का मेन काम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस का होता है। ये क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एटीपी बनेगा कहां पर, इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन, जहां ऑक्सीजोम वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई भाई सबको, तो चले आगे। चलो अब देखो अपन एक थोड़ा सा अपन इसको ये मान लो जैसे कि ये हमारे पास में ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मान लो ये है, ठीक है, इसको मान लो इनर मेम्ब्रेन, ये इनर वाली साइड है। ठीक है, आउटर हो गया और इनर हो गया। इस आउटर और इनर के बीच में यहां पे क्या होते हैं, ऐसे ये पार्टिकल्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये पिन हेडेड जो पार्टिकल्स है वो है, ये इसका क्या है, पिन हेडेड पार्टिकल का हेड, जिसको अपन F1 के नाम से जानते हैं, और ये जो है उसका F0 पार्टिकल है, F1, और ये जो है F0। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। अब जब अपन एक चीज और देखते हैं कि यहां पे जो ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इस इनर मेम्ब्रेन की तरफ पे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है, जैसे कि एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन ये आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। अब जो इनर मेम्ब्रेन एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है कि यहाँ पे जो एटीपी जो बनती है, एटीपी का फॉर्मेशन वो एक प्रोसेस से होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इसको समझो अच्छी तरीके से, देख क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है, ये आगे भी पूछा जाएगा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फोरस का बाइंड करना, फॉस्फोरस बाइंड करना। तो जब फॉस्फोरस बाइंड करता है और किसी चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या बनती है, अपने पास में एटीपी बनती है। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब कैसे बनती है एटीपी, उसको लिए अपन थोड़ी चीज समझते हैं। जैसे कि ये जो इसके इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, अगर अपन ये बात करें तो यहां पे क्या होता है, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, और ऐसे मान लो कॉम्प्लेक्स 3, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चलता है, ईटीएस चलता है। ईटीएस बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस ईटीएस के अंदर होता यह है कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे और दूसरे से तीसरे। यहां पे ईटीएस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपने पास में मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो उस समय पे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, जैसे अपन ने ये बोला ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास में क्या होता है कि ये क्या करता है, जो NADH जो होता है उसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करके बना देता है NAD। इतनी बात समझ आई। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई कि यहां पे अपन ने ऑक्सीडेशन क्यों बोला। अब जितने भी ये जैसे जैसे ये हाइड्रोजन निकलते हैं, ये हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन कहां पे इकट्ठे हो गए, इस अंदर की तरफ। इस चैम्बर को क्या बोलेंगे, आउटर चैम्बर बोलेंगे। तो इस आउटर चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब एनर्जी बनानी होती है तो इस हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, इस F1 पार्टिकल से बाहर निकाला जाता है। इतनी बात समझे। तो आप इसको ऐसे समझो, ये मान लो कि अपने पास में क्या है, F0 है। यहां से क्या होता है, बीच में एक छेद होता है, ठीक है ना, एक छेद होता है। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही यहां से बाहर निकलता है तो इसमें कॉन्फिग्रेशनल चेंज होता है। कॉन्फिग्रेशनल चेंज जैसे एटीपी और फॉस्फेट आयन ऐसे दूर दूर है। अब जैसे ही ये घूमेगा, ये क्या हो जाता है, पास में आ जाते हैं। जैसे ही पास में आएंगे तो एडीपी और फॉस्फेट आयन पास में आने की वजह से क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो किसकी वजह से एटीपी बना,
हाइड्रोजन आयन के एंटर करने की वजह से, यानी वो क्या करता है, आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर की तरफ जब जाता है हाइड्रोजन आयन, तो उसमें F0 और F0 पार्टिकल के अंदर क्या होता है, F1 पार्टिकल के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। ये क्या करता है, अपनी शिफ्टिंग करता है, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इतनी बात समझ में? तो एटीपी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसकी, हाइड्रोजन आयन किसकी वजह से अंदर इंक्रीज हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और इस हाइड्रोजन आयन को जब अपन ने बाहर निकाला तो क्या बनी, अपने पास में एटीपी बनी। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से अल्टीमेटली क्या बन जाती है, अपने पास में एनर्जी बन जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास में एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो। अब इसके अंदर अगर अपन ये बात करें, इसके अंदर चैम्बर की अपन बात करते हैं, तो अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया के चैम्बर की अगर अपन बात करें तो दो चैम्बर होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है इसके अंदर इनर चैम्बर, और एक कौन सा होता है इसके अंदर, आउटर चैम्बर। ठीक है भाई, एक हो गया इसके अंदर इनर चैम्बर और एक हो गया आउटर चैम्बर। अब इनर चैम्बर को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीएमएस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, पीएमएस। पीएमएस की फुल फॉर्म पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, आईएमएस, या फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है भाई, एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि यहाँ पे अभी अपन बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस से क्वेश्चन आ रखा है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस से क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब अपन को दो चैम्बर समझना है, एक अपन को इनर चैम्बर समझना है, और एक अपने को, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, आउटर चैम्बर आएगा। तो ठीक है, ये जो है आउटर चैम्बर, और यहाँ पे आ जाएगा इनर चैम्बर। चलो अब इस फोटो को देख करके अपन बात करते हैं। ये जो है आउटर चैम्बर, और ये कौन सा है, इनर चैम्बर। दोनों चैम्बर के अंदर क्या होता है, अगर अपन ये बात करें, वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर के लिए अगर अपन बायोलॉजी के अंदर टर्म क्या यूज करते हैं, एक्वस। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें ये बोलता है कि बोथ चैम्बर आर एक्वस इन नेचर, या फिर एक्वस सॉल्यूशन जो होता है। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे अगर अपन ये बात करें, तो इस जगह पे भी अपने पास में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट होता है, और इस जगह पे भी अपन बोलते हैं वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों चैम्बर जो होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर बोलते हैं। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर, और इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हम यही बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बोथ चैम्बर आर एक्वस। ठीक है भाई, दोनों के दोनों चैम्बर कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं। अब दोनों चैम्बर की अगर अपन ये बात करें, यहां पे क्या होते हैं, यहां पे भी अपन ये बात कर सकते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट। लेकिन इधर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसका नंबर क्या होता है, कम होता है। और इधर अगर अपन ये बात करें तो यहां पे क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और इसका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। एक, अब इसमें एक चीज और समझो, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है दो पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड से उसके बाद में चलता है अपने पास में एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद में चलती है क्रैब साइकिल। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ये क्रैब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर जो चैम्बर होती है वहां चलती है। ठीक है, और अगर अपन ये बात करें, बाकी सारी चीजें तो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन एक क्रैब साइकिल की बात करते हैं। तो यहां पे जो क्या होता है, एक साइकिल चलता है। अगर अपन ये बात करते हैं इस तरीके से, यहां पे क्रैब साइकिल चलता है। इतनी बात समझ में। तो क्रैब साइकिल के, या फिर जितने भी, लगभग क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे कहां पे होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन एक एंजाइम जो ऐसा होता है जो क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम का नाम जो होता है उसको अपन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस।
जिनेस। ये सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस कहां पे होता है? इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ये भी बात करते हैं कि यहाँ पे एंजाइम की अगर अपन बात करें तो नंबर ज्यादा होता है। दूसरी चीज अगर अपन ये बात करें, यहाँ पे क्रैब साइकिल जो होता है, क्रैब साइकिल जो होता है हमारे मैट्रिक्स के अंदर चलता है। तो मैट्रिक्स के अंदर चलता है तो इसके जितने भी एंजाइम होते हैं, तो ऑल एंजाइम इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन। एक एंजाइम जो होता है वो नहीं होता। कौन सा नहीं होता? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। तो एक्सेप्ट वन, जो कि होता है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। अब ये सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? अगर अपन ये बात करें तो ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। अब सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस के लिए एक बात इंपॉर्टेंट नोट लगा करके लिख लेना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपके मार्कर की तरह काम करता है। जो एसडी जो एंजाइम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, ये अपन बोलते हैं यूज एज मार्कर। मार्कर का मतलब होता क्या चीज? देखो, अगर मान लो कि आपको क्या दे रखी है, चार ऐसे मेम्ब्रेन दे रखी है, ठीक है, और आपको पता करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है। तो जिस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे अगर आपको ये जो मेम्ब्रेन पे आपको एचडी एंजाइम दिखे, वो एंजाइम कौन से, वो मेम्ब्रेन किसकी होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एंजाइम मतलब मेम्ब्रेन को ढूंढने के लिए आपके पास में क्या होता है? एसडी होता है। इस एसडी से आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज देखो, तो इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास में इसका ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे डीएनए होता है, और ये ऐसे राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, ये इसका राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम होता है इसके पास में? 70S। तो 70S राइबोसोम किसके पास में होता है? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट के पास में। तो इसके पास में जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 70S, और ये इसका क्या है? डीएनए। चलो, अब इसके इनर चैम्बर की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो इनर चैम्बर की अगर अपन ये बात करते हैं यहाँ पे, या फिर इससे पहले एक और चीज अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रखा है? आउटर चैम्बर। तो हम ये बात करते हैं कि H+ आयंस का एक्यूमुलेशन जो होता है यहां पे होता है। अब ये H+ आयन किस लिए काम में आएंगे? जब ईटीएस चलती है, यानी जब ईटीएस जब चलती है उस समय पे H+ आयन इकट्ठे होते हैं, और जब एनर्जी बनानी होती है तो इस H+ आयन को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो H+ आयन को बाहर निकालने के लिए होता है। दूसरी चीज यहां पे क्या होता है कि इसके पास में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए। फैट को तोड़ने के लिए आपके पास में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर चैम्बर के पास में होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको लिख लो चाहे तो। ठीक है, तो आउटर चैम्बर के पास में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। उन एंजाइम्स की अगर अपन बात करें, यहां पे आपके क्या होता है? फैट का ऑक्सीडेशन भी होता है, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स होते हैं यहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनर चैम्बर की जब अपन बात करते हैं तो इस इनर चैम्बर के पास में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ में कैसे होते हैं इसके अंदर? राइबोसोम्स भी होते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स। तो इसके डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी होती है कि इसके पास में जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर का मतलब होता है एक डीएनए। इसके पास में सिंगल डीएनए नहीं है, इसके पास में डबल सर्कुलर डीएनए, लेकिन एक है, इसलिए उसने क्या बोल रखा है यहाँ पे? जो सिंगल बोल रखा है। तो यहाँ पे ये डीएस का मतलब क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो इसके अगर अपन डीएनए की अगर अपन बात करें तो इसका डीएनए जो होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए की अगर अपन बात करते हैं, डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, कितना होता है? सिंगल होता है। और कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। ठीक है ना,
डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल है और सर्कुलर डीएनए इसके पास में क्या है, प्रेजेंट है। तो सिंगल सर्कुलर अगर इसके अपन बात करते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है इसके पास में प्रेजेंट होता है। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इसके इनर चैम्बर या फिर अपन ये बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके मैट्रिक्स की अगर अपन ये बात करें तो इसके मैट्रिक्स के पास में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम कौन सा होता है इसके पास में, 70S। ठीक है, अब अगर अपन ये बात करें इसका डीएनए जो होता है, टोटल डीएनए का 1% होता है। ठीक है ना, टोटल डीएनए का 1% ऑफ टोटल डीएनए, ये चीज ध्यान रखना है, इसको लिख लो चाहे तो एनसीईआरटी के अंदर। टोटल डीएनए का क्या होता है, 1% डीएनए क्या होता है इसके पास में प्रेजेंट होता है। अब इसके डीएनए से रिलेटेड अपन ये बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये फोटो देखो। अब अगर इसकी अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इसके पास में डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आपके जो आरएनए से अपने प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहां पे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसके माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पे होते हैं, इनर चैम्बर में। तो जहां पे इसके पास में डीएनए होगा वहीं आरएनए बनेगा और वहीं से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ये देखा कि यहां पे जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं तो इसका ये डीएनए, ठीक है, इस डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है। इस प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन से आपको, ट्रांसक्रिप्शन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। दूसरा अगर अपन ये बात करें कि इसको अपन को डीएनए से डीएनए बनाना है, तो उस प्रोसेस को, डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन। अच्छा, एंजाइम का नाम बताओ, एंजाइम का नाम क्या होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो, डीएनए से डीएनए बनाना। तो ऐसा एंजाइम मतलब पॉलीमरेज एंजाइम है। तो ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड करता है, वो डीएनए को ही बनाता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहां पे जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा होगा, डीएनए डिपेंडेंट ठीक। तो यहां पे क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए बनाना है तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डीएनए के ऊपर। बनाएगा किसको, आरएनए को। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे जो एंजाइम काम आएगा वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इतनी बात समझ में आ गई। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो हम ये बात करते हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा पॉलीमरेज होगा, दोनों पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज भी होता है और आरएनए पॉलीमरेज। ये कंबाइंडली अगर अपन बोले तो इसके पास में पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। अब इसी आरएनए से अगर अपन ये बात करें तो प्रोटीन भी बनेगा। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए, यानी हमारे अगर अपन ये बात करें तो आरएनए की तो बात छोड़े, प्रोटीन बनाने के लिए एक एंजाइम आपको पढ़ाया जाएगा जिसको अपन बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, दो अमीनो एसिड के बीच के अंदर क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे जो एंजाइम काम आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बोलेंगे। तो इसके मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, आप देख रहे हो लगभग सारे के सारे एंजाइम है। लेकिन यहां पे एक चीज की दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ये डीएनए से डीएनए भी बना लेता है, डीएनए से आरएनए भी बना लेता है, डीएनए से प्रोटीन मतलब आरएनए से प्रोटीन भी बना लेता है। लेकिन इसका डीएनए 1% होने की वजह से पूरी प्रोटीन बन नहीं पाती। तो इसको बाकी प्रोटीन के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता है, इसके न्यूक्लियस वाले डीएनए के अंदर। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। अगर मान लो सारी की सारी प्रोटीन ये खुद बना लेता तो अपन क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। तो बाकी प्रोटीन के लिए इसके ऊपर किस पे डिपेंड होना पड़ता है, न्यूक्लियस के ऊपर। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। इतनी बात समझ में आ गई जो अपन ने पहले बात करी थी। तो हम यहां पे अपन बात करते हैं ये सेमी ऑटोनोमस क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसके जो अपन ये बात करते हैं सम प्रोटीन जो होती है इसके अंदर, कुछ प्रोटीन क्या होती है, सम प्रोटीन अगर अपन ये बात करें, फॉर्म्ड इन मैट्रिक्स एंड मोस्ट ऑफ प्रोटीन आर
या फिर अपन बात करते हैं बाकी सारी प्रोटीन कौन होती है, फॉर्म्ड बाय इसके मेन डीएनए, सेल के मेन डीएनए पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और मेन डीएनए पे डिपेंड करता है, उसकी बाद में अगर अपन ये बात करें तो इसको बाकी प्रोटीन की जरूरत कहां से होती है, बाकी प्रोटीन कहां से लेगा, जो न्यूक्लियस का डीएनए बनाएगा उससे, तब जाकर के क्या करेगा ये अपने कंप्लीट फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। इसलिए अपन ये बोलते हैं खुद तो प्रोटीन बनाता ही बनाता है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर रहता है, न्यूक्लियस यानी इसके खुद के मेन डीएनए के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं, यानी लगभग सभी के सभी एंजाइम जो होते हैं वो इसके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर हमने ये सीख लिया, इसके पास में क्या होता है, ज्यादातर एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और इसका डीएनए 1% होने की वजह से, कम डीएनए होने की वजह से डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो न्यूक्लियस के इसके मेन डीएनए पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। अब इसके फंक्शन बचे हुए, फंक्शन अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर।